हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल मैक। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट का मतलब होता है, अगर हिंदी में इसको बोलें तो मात्रक, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, किस चीज़ को मेज़र करना, मापना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इस चैप्टर को मानता हूँ। अगर आप ये चैप्टर कवर करते हैं तो मेरे हिसाब से अब 11th क्लास के लेवल पर आप लगभग 1/4 फिजिक्स आप यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हर जगह काम आता है। ठीक है, फिजिक्स में हर जगह ये चैप्टर काम आता है। और फिजिक्स में ही नहीं, अगर आप आगे भी जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा ये काम आता है, क्योंकि साइंस के जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। बेसिकली ये एक प्रैक्टिसिंग चैप्टर है। आपकी इसके ऊपर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमांड समझते हैं, जैसे हम गिनती वगैरह करते हैं ना, मैथ्स के फॉर्मूले बार बार पढ़ते हैं, वैसे बार बार काम आती हैं चीज़ें, तो इन पर कमांड होना ज़रूरी है। ओके, इस चैप्टर को अपने 3-4 पार्ट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक कीवर्ड्स मैंने इसमें से लिखे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले आप इन कीवर्ड्स को देख लीजिए। मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, देन आफ्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। इतनी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, क्या मतलब होता है मेजरमेंट का। देखिए बच्चों, मेजरमेंट जो होता है ये एक कंपैरेटिव कंपैरेटिव नेचर का होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को मेज़र करनी है इस पेन की लेंथ। ठीक है, अब मैंने ये बोल दिया कि ये जो पेन है ये 12 सेंटीमीटर का है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये जो पेन है 12 सेंटीमीटर का है? इस स्केल के कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ कि 12 सेंटीमीटर का। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो स्केल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, सो ये 12 से थोड़ा ज़्यादा है, 14 सेंटीमीटर। ओके, सो कोई बात नहीं, समझने के लिए देख लीजिए आप इसको। जैसे 14 सेंटीमीटर नियरली है ये, तो 14 सेंटीमीटर, जब ये स्केल का 14 सेंटीमीटर इतना है, इसका मतलब ये पेन जो है ये 14 सेंटीमीटर का मेरा है। बिल्कुल, इसको समझिए थोड़ा सा आप। ठीक है, अब ये स्केल जो है ये मैंने बनाया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये लेंथ को मेज़र करता है, ये स्केल मैंने बना दिया। ठीक है, कितना आसान रहेगा अगर मैं सब जगह इस स्केल से सबको मतलब इंट्रोड्यूस करवा दूं कि भी ठीक है, एक स्केल है, इतनी इतनी डिस्टेंस पे ये है, इसको मैंने बोल दिया 15 सेंटीमीटर। अब जाके दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मैं कुछ भी बोलता हूँ 130 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो आसानी से हम उसे मेज़र कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि 130 सेंटीमीटर होगा तो कितना लेंथ का कोई चीज़ होगी। ओके, सो बेसिकली हमने क्या डिसाइड कर दिया, हमने एक सिस्टम बना के छोड़ दिया। ठीक है, ये एक सिस्टम है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने एक लेंथ को मेज़र करने का एक सिस्टम बना दिया। बेसिकली ये सिस्टम जो होता है सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम होता है, जो आगे पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो अब लेंथ हमने बोला, लेंथ क्या है? इस एक इतनी चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेंथ क्या है? लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक भौतिक राशि। इसी तरह से अगर हम बात करें भार, भार तो नहीं कह सकते, वैसे भार भी है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन ये डिराइव्ड यूनिट है, तो कोई बात नहीं। चलिए भार की बात करते हैं। भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को मैंने मेज़र किया, मैंने बोला लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को मैंने मेज़र किया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो ये मैंने इसको पूरा मेज़रमेंट मैंने किया। तो मेज़रमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो यहाँ पे ये 14 और एक यहाँ पे सेंटीमीटर।
तो व्हाट इज दिस 14? 14 है हमारा मैग्नीट्यूड, इसको बोलेंगे अपने मैग्नीट्यूड। और सेंटीमीटर ये क्या है? ये है हमारा मात्रक। तो यानी कि हम कह सकते हैं मेजरमेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड, और हमने उस मैग्नीट्यूड को किस यूनिट में या किस सिस्टम में मेज़र किया है, वो सिस्टम, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो बनता है हमारा मेजरमेंट। मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता सीधा ही किसी का भार 57 है। अब 57 क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है? नहीं बता सकते ना, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते। तो मेजरमेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों का मिक्स जो होता है वो होता है अपना मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका करते हैं? मेजरमेंट करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का। ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में इतना अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मैथमेटिकल नंबर होता है, एक सीधा साधा मैथमेटिकल नंबर होता है। ठीक है। बात आती है इस यूनिट की, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है ये यूनिट। यूनिट क्या होता है? देखिए, यूनिट जो होता है अपने आप में काफ़ी वास्ट है। यूनिट दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। अब यहाँ पे फंडामेंटल को समझना ज़रूरी है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, मूल, जड़। ठीक है, जो जड़ है सब चीज़ों की, यानी जिससे सब चीज़ बनती है, जो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनता है, दैट इज़ फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यूनिट, और जो फंडामेंटल यूनिट को अगर मान लो फंडामेंटल यूनिट है अपने पास, से मैं आपको बताऊंगा आगे कि 7 अपने पास फंडामेंटल यूनिट हैं। ठीक है। और उसके अलावा 2 अपने पास सेमी फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरह से फंडामेंटल नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाद में आई हैं। तो इन सब के यूज़ करके, 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम बाकी यूनिट भी बना सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। ठीक है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट किसकी होगी? किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की होंगी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पर बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बता सकते हैं। ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने बोला लेंथ, किसी ने बोला समय। अब लेंथ और टाइम दोनों क्या है? फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम बेसिकली। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दोनों का यूज़ करके हमने बना दिया वेलोसिटी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी। सो ये क्या हो गया? डेराइव्ड। तो फंडामेंटल से क्या बनते हैं? डेराइव्ड। तो दो तरह की हमारे पास होते हैं यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हम बेस यूनिट भी बोल देते हैं कई बार, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल मात्रक। डेराइव्ड को आई थिंक ये नाम याद नहीं आया था, अभी थोड़ा सा लग रहा है मेरे को, ये इसको शायद व्युत्पत्ति मात्रक हम बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति मात्रक। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट मतलब व्युत्पत्ति मात्रक यहाँ पर। ठीक है, तो ये है यूनिट्स के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर से, यूनिट्स का सिस्टम। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? एक्चुअली क्या है कि यूनिट्स को हम बहुत सारे जो भी आपकी यूनिट हैं, इनको सबको हमने एक सिस्टम के अंदर रखना होता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि भाई मैं किलोग्राम, मैं मास को किलोग्राम में लूँगा, लेंथ को मीटर में ले लूँगा, और टाइम को सेकंड में ले लूँगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को डिसाइड कर लिया। अब इन सब को मिला के मैंने एक बना दिया सिस्टम। ठीक है, आप इस सिस्टम में जाओगे तो आपको मास जो है वो किलोग्राम में मिलेगा, लेंथ जो है वो आपको मीटर में मिलेगी, समय जो है आपको सेकंड के अंदर मिलेगा, इस सिस्टम में जाओगे तो। इसी तरह से मैंने कोई दूसरा सिस्टम बना दिया, भाई आप मास उसमें आपको पाउंड के अंदर मिलेगा, आपको लेंथ जो है आपको फीट के अंदर मिलेगी, समय जो है आपको सेकंड के अंदर मिलेगा। बेसिकली समय सेकंड में ही होता है सब में। तो आप उस सिस्टम में जाओगे तो आपको ऐसा ऐसा मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हो गया। फिर आप चले गए किसी और सिस्टम के अंदर, तो बोले हाँ ठीक है, इस सिस्टम के अंदर आपको डिस्टेंस जो है वो आपको सेंटीमीटर में मिलेगी, मास जो है आपको ग्राम में मिलेगा, समय सेकंड में मिलेगा। तो ये तीसरा सिस्टम बन गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम बन गए, इनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है,
पहले के ज़माने के अंदर 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम में लेते थे। पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ करते थे। एक तो हुआ था अपना CGS सिस्टम, एक हुआ था अपना FPS सिस्टम और एक हुआ था अपना MKS सिस्टम। देखो इनके नाम से ही, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, इनके नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि क्या है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, देखो सेंटीमीटर लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ मास टाइम अगेन। तो इस तरह से हम अलग अलग सिस्टम बना दिए। इस सिस्टम में आप जाओगे तो आपको मास लेंथ जो मीटर में मिलेगी, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। इस सिस्टम में जाओगे आपको लेंथ फीट में मिलेगी, मास पाउंड में, टाइम सेकंड के अंदर। इस सिस्टम के अंदर जाओगे आपको सेंटीमीटर में लेंथ मिलेगी, ग्राम में आपको वजन मिलेगा, मास मिलेगा, और समय आपको सेकंड के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अभी बाद में जो एक सिस्टम है, ये जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिस्टम हम काम में लेते हैं। अभी जो एक सिस्टम है जो यूनिवर्सल सिस्टम है, यानी कि जो सारी कंट्रीज़ में चलता है, एक सिस्टम सब काम में लेते हैं अपने, वो है अपना SI यूनिट। इसका फुल फॉर्म ये जो होता है वही, इसी से आपको पता चल जाएगा। इसका फुल फॉर्म ऐसे देखा जाए तो होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इसको वैसे फ्रेंच भाषा में बोला जाता है, मेरे को बोलना आता नहीं है वो। आप बेसिकली इतना ध्यान रखो, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, दैट इज़ नोन एज SI सिस्टम। ये जो ऐसे सिस्टम है ये सब जगह चलता है, और अपने जो भी काम करेंगे अब इस बुक के अंदर, या जितना भी काम ज़्यादातर अपने करते हैं वो इस SI सिस्टम में ही करते हैं। क्यों करते हैं? बेसिकली क्योंकि SI सिस्टम काफ़ी सिंपल सिस्टम होता है। इसके अंदर ये डेसिमल पे काम, डेसिमल पे कैसे, जैसे आपने बोला 1 मीटर, तो 1 मीटर, जैसे आपने बोला 1 मीटर, तो 1 मीटर से आप क्या करोगे, इसको 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर में चला गया, तो 10 के मल्टीपल में चलता है। तो जिससे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, ये सब कन्वर्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से मिलीग्राम में, ये सब काफ़ी आसानी होती है इनको चेंज करने में। बाकी आप किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में जाओगे तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है। किसी में पॉइंट्स में, किसी में 8.4, 2.4, इस तरह से, मतलब 10 का मल्टीपल नहीं होता है। और 10 के मल्टीपल में आपको पता है हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाते हैं, इसलिए ऐसा ही सिस्टम बेसिकली काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट 10 के डेसिमल पे काम करता है, तो डायरेक्ट चेंज करना आसान रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा सिस्टम काम में लेते हैं, और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम है। ठीक है, अब इस SI सिस्टम के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट की हम बात करें तो कितनी है, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है SI सिस्टम में, जिनसे मिलकर बाकी और यूनिट बनती हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट। ओके, तो SI सिस्टम के अंदर टोटल फंडामेंटल यूनिट अपने पास कितनी है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी अपने पास फंडामेंटल यूनिट, हमारे पास लेंथ है, टाइम है, मैं कैपिटल T लिख रहा हूँ, बेसिकली हम आगे जाके देखेंगे कि इसको टेम्परेचर के यूज में लेते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए आप। लेंथ है, टाइम है, मास है, ठीक है। एक आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक आता है आपका करंट, ठीक है, एक होता है आपका करंट, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, करंट। उसके बाद में एक आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अपने मोल के अंदर लिखेंगे। और एक आता है आपका टेम्परेचर। 3 3 4 एक साथ, ठीक है। लेंथ, टाइम, मास, करंट, ठीक है, इंटेंसिटी,
mass quantity of substance and then after temperature. ठीक है, बेसिकली मेरे को इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मेरे को पूरा ही लिखना चाहिए, इनको पूरा लिख देते हैं, लेंथ, टाइम, मास, इंटेंसिटी, करंट, मोल और टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको, जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, इनको इनके पर्सनल सिंबल हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे यूनिट की बात करते हो तो इनके पर्सनल सिंबल हैं, जहाँ वो अगर सिंबल आपको दिख जाए, उस सिंबल को देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई ये मास की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इनके पर्सनल सिंबल देख लो एक बार क्या है। अगर मैं बात करता हूँ लेंथ का सिंबल, लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल m, जो कि मीटर के लिए स्टैंड करता है। अगर मैं बोलता हूँ टाइम, टाइम का सिंबल होता है s। प्लीज़ स्टूडेंट ये ध्यान रखना, कभी कभी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, s नहीं लिखते हैं, सेक लिख देते हैं, यूनिट लिख के आते हैं किलोग्राम पर सेक। जैसे मान लो मैंने एक यूनिट लिख दिया kg पर सेक, तो अभी पर सेक लिखना ये गलत है, बिकॉज सेक कुछ नहीं है, एस है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में मास की अगर हम बात करें तो kg, अब k इसमें छोटा होता है और ये g, ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटे बड़े सबका। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की, तो इसमें स्मॉल c एंड स्मॉल d, देन आफ्टर करंट के लिए कैपिटल A, और उसके बाद में मोल, मोल के लिए तो हम डायरेक्ट MOL लेते हैं, और टेम्परेचर के लिए लेते हैं कैपिटल के मतलब केल्विन, कैपिटल के। ये सिंबल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बिकॉज ये काम आएंगे, आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर गलती बच्चे सेकंड को kg को लिखने में करते हैं, s को SEC लिख देते हैं, kg में कैपिटल K लिख देते हैं, मोल में MOLE लिख देते हैं। ई नहीं लिखना है आपको, सिंपल MOL लिखना है। जब भी आपको यूनिट लिखनी है तो इसी तरह से लिखना है। ठीक है, उस यूनिट में यही सिंबल काम में लेने हैं, उसके अलावा कोई दूसरे सिंबल काम में आपको नहीं लेने हैं, पहले बता देता हूँ आपको। इस चीज़ के काफ़ी नंबर कटते हैं, और ये चीज़ें आपको लिखते हैं तो लिखने में मायने भी रखती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की, इनको डिफाइन कैसे करते हैं। एक्चुअली जैसे किलोग्राम वगैरह हैं, तो कुछ एक डेफिनेशंस तो हैं वो चेंज हो गए हैं। किलोग्राम की डेफिनेशन अभी चेंज हो गई है। ठीक है, वो प्लांक जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के बेसिस पे नई डेफिनेशन बनाई गई है, क्योंकि जो देखो बेटा, किलोग्राम की डेफिनेशन किस पे बेस्ड थी? किलोग्राम की डेफिनेशन बेस्ड थी, एक अपने पास एक अलॉय था। ठीक है, किसका? प्लेटिनम और इरिडियम। एक अलॉय था अपने पास, प्लेटिनम और इरिडियम। अलॉय क्या होता है? बेसिकली अलॉय दो, जब भी आप मेटल होता है उनको मिला के बनाते हो अलॉय, जैसे मोटर बाइक में होता है ना अलॉय व्हील्स, तो वो वाला अलॉय। तो अलॉय क्या होता है? जब भी आप दो मेटल को मिला के तीसरा मेटल या तीसरा मिला के जो मिक्सअप बनाते हो, उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो प्लेटिनम और इरिडियम का एक अलॉय था अपने पास, जिसका एक फिक्स वेट था, और उस वेट के इक्विवेलेंट हमने उसको किलोग्राम मान रखा था। और उसके अलग अलग कॉपीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के पास हैं उसकी कॉपीज़। उस वेट में कुछ चेंज हो गया थोड़ा बहुत, इतने सालों बाद थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट चेंज हो गया, बहुत ही 50 माइक्रोग्राम इतना सा चेंज हुआ है शायद। उससे की वजह से जो अपने साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई ये तो परफेक्ट रहा नहीं है, तो एक और डेफिनेशन बनाई जाए। तो ऐसी चीज़ से डेफिनेशन बनाते हैं जो चीज़ फिक्स रहती है, जैसे प्लांक कांस्टेंट है जो फिक्स रहता है, तो उसके बेसिस पे डेफिनेशन बनाई गई है। लेकिन अभी अपनी बुक्स के अंदर पुरानी डेफिनेशंस हैं, तो उन्हीं के आधार पे अपने देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फटाफट, मीटर क्या होता है। तो एक मीटर क्या होता है? बेसिकली जो अपनी लाइट होती है, लाइट, ठीक है, ये जो लाइट होती है ये 1/299792458 सेकेंड, इतनी सेकेंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं 1
मीटर, उसे हम बोलते हैं 1 मीटर। तो बेटा बिल्कुल भी इसको डेटा को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लो थोड़ा सा। अगर इसको मैं 1 इतना ना लिख कर अगर इसको ये लिखूँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ओके 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 सॉरी, मैं थोड़ा इधर लिख दिया। अब ठीक है, तो इतना है, इतने मतलब लाइट जो इतनी टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं 1 मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ अब सिंपल सी बात है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, इतनी होती है। स्पीड को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 10⁸ से कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। तो बेसिकली ये तो कान से किधर से पकड़ लो, ठीक है, घुमा के पकड़ लो या सीधा पकड़ लो, वो वाली बात है। तो इतने टाइम के अंदर जितनी स्पीड ट्रेवल करेगा वो आपका क्या होगा, 1 मीटर। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड की। देखो ये समझने वाली है, बहुत ज़्यादा समझने वाली डेफिनेशन है सेकंड की। देखिए सीजियम नाम का हमारे पास एक एलिमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। सीजियम नाम का एलिमेंट होता है। जब सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 55। अब इसके 55 में से 54 इलेक्ट्रॉन्स तो, ठीक है, इसके 54 इलेक्ट्रॉन्स तो शुरू के 5, एक्चुअली आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं होगी, एक जो बीच में सेंटर में होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो बंदी हैं इनको बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं कक्षाएं, ठीक है, यानी कि ऑर्बिट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके पास हैं 6 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट। 6 में से 5 जो शुरू के ऑर्बिट हैं उनमें अपने 54 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बच गया कौन सा, 55th इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया। ये 55th इलेक्ट्रॉन इस छठे ऑर्बिट में अकेला चक्कर लगाता रहता है, अकेला। अब जैसे ही इस 55th ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी, फोटोन से या हीट से या कैसे भी, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि ओरिजिनल इसकी स्टेट जो थी, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब कुछ एनर्जी लेने के बाद में जो बन गया, दैट इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी थोड़े बहुत अलग अलग सब लेवल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल होते हैं। उन अलग अलग लेवल में से, ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ठीक है। उन अलग अलग लेवल में से एक होता है लेवल हाइपर फाइन लेवल, हाइपर फाइन लेवल, ठीक है। ध्यान रखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मान लो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ये इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में काफ़ी सारे लेवल हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर, उनमें से एक लेवल है हाइपर फाइन लेवल, ठीक है। इस हाइपर फाइन लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एनर्जी। और कितने वाइब्रेशन कर लेगा ये, जब ये, एक मिनट में थोड़ी क्वांटिटी देख लूँ, मेरे को याद नहीं है। जब ये 9192631770 9192631770 इतने सर्कुलेशन, इतने राउंड इस हाइपर फाइन लेवल में जब ये कंप्लीट कर लेता है, तो इतने राउंड कंप्लीट करने के लिए जितना इसको टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। बिल्कुल 1 सेकेंड ध्यान से सुनो। क्या होता है, सीजियम का जब आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में ध्यान रखो, सीजियम का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो हाइपर फाइन लेवल में, ठीक है, इतने साइकिल कर पूरे करने में जितना टाइम लेता है उसे हम बोलेंगे 1 सेकेंड। कोई नहीं पूछने वाला आपसे, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसको पढ़ना ध्यान से, ये डेटा आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ।
उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है, सेकंड हो गया। उसके बाद में बात करते हैं मास की, किलोग्राम। किलोग्राम मैंने आपको बता दिया, प्लेटिनम और इरिडियम का जो भी अपने पास अलॉय है वो फिक्स अलॉय का जितना मास है उसको हम केजी बोलते हैं, और उसके रिस्पेक्टिव में ही बाकी मास बनाते हैं। उसके बाद में आता है टेम्परेचर। देखो बेटा, पानी जब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे, तो वाटर जो होता है, वाटर का एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर वो ठोस, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट के अंदर एक साथ रहता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। वो क्या पॉइंट होता है? ट्रिपल पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर होता है पानी का जिस पर वो ठोस, लिक्विड, गैस तीनों पे एक साथ रहता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। उस ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 पार्ट, यानी उस ट्रिपल पॉइंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/273.16 से, तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 केल्विन। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 केल्विन। ये चीज़ भी आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्चुअली वो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है 273.16। तो जब आप इसको 1/273.16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं बचेगा क्या? सिंपल, दैट इज़ 1 केल्विन। तो घुमा फिरा के कहने वाली बात है। उसके बारे में बात करते हैं अपने इंटेंसिटी। ये भी थोड़ा सा समझने वाली है। इंटेंसिटी जो है ये भी बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो बड़ा ध्यान देना इस पे। पहले आपको इसको समझने से पहले एक टॉपिक और समझना पड़ेगा। रेडियन क्या होता है? रेडियन जानते हैं सब। जब भी आप किसी एंगल को मेजर करते हो दैट इज इन रेडियन, ठीक है। अब रेडियन के बाद में एक आता है स्टेरेडियन। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा पहले। स्टेरेडियन क्या होता है? देखो, आपने कभी आइसक्रीम खाई हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो आइसक्रीम का एक कोन है, तो ये आइसक्रीम के कोन का ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ये जिस सारी की सारी सरफेस है आइसक्रीम की, सारी की सारी सरफेस है जिस एंगल के ऊपर है, ठीक है। या आप एक रिंग लो, रिंग को उसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो अब देखोगे कि रिंग का गोल गोल घेरा बन गया। तो ये जो एंगल है सारा का सारा, जिस एंगल पे ये पूरा का पूरा जो आपका कोन है ये टिका हुआ है, इस एंगल को बोलते हैं स्टेरेडियन। एक्चुअल में ये एंगल ही है, लेकिन ये 3D का एंगल है। जैसे अगर हम बात करें कि आप सोचो अपने आप को कि आप बैठे हो किसी फुटबॉल के अंदर, तो आपको क्या दिख रहा है? गोला दिख रहा है। अब आप उस गोले के अंदर ऐसे ऐसे मान लो आपने कोई चीज़ कट की, तो आप सोच के देखो भी किस एंगल पे आपने इसको घुमाया ऐसे। तो बीच में जिस 3D एंगल पे आपने इसको घुमाया दैट इज नोन एज स्टेरेडियन। सॉरी, उसकी यूनिट है स्टेरेडियन। ये एंगल आपका कहलाता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल काम आता है 3D के अंदर, और सिंपल एंगल काम में लेते हैं 2D के अंदर। तो बेसिकली ये स्टेरेडियन होता है। तो आप इतना ध्यान रखो कि हमने एक स्फेयर के बीचों बीच एक हमने क्या रख दिया? सोर्स। ये जो सोर्स है इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर आप ध्यान में रखना, इसकी पावर है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। यानी इतनी इंटेंसिटी की मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट जो है वो छोटी छोटी अलग अलग लाइटों से मिलकर बना होता है। वो छोटी छोटी अलग अलग लाइटें जो हैं उनको अलग अलग बोले तो मोनोक्रोमेटिक। जैसे मान लो मैं लाइट बात करूँ तो ये आता है आपका रेड, ब्लू, ग्रीन। जैसे मान लो रेड, ब्लू, ग्रीन। अब ये अपने ग्रीन को अलग छांट दिया, ब्लू को अलग छांट दिया, रेड को अलग छांट दिया, तो ग्रीन क्या हो गया? ये मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक। अलग अलग है तो मोनोक्रोमेटिक, सब साथ में है तो एक सिंगल लाइट, ठीक है। तो मैं किसी एक लाइट की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई सी भी ले लो आप। वो यहाँ पे आपने इस हर्ट्ज बाद में पढ़ेंगे आप, इतनी पावरफुल लाइट को आपने बीच में रखा, किसी सिंगल डायरेक्शन के अंदर आपने देखा, तो 1 स्टेरेडियन के अंदर जितनी एनर्जी इस सोर्स की वजह से होगी 1 स्टेरेडियन के अंदर, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 कैंडेला, ठीक है। उस एनर्जी को बोलते हैं 1 कैंडेला। ये होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। सन की इंटेंसिटी कितनी है? सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है जब वो गर्मी के अंदर अपने को धूप देता है, और कम होती है जब वो सर्दी के अंदर धूप देता है, ठीक है।
या फिर इसको एक और तरीके से डिफाइन कर दो कि भाई ठीक है, फिर से ये अपने पास एक गोला है, गोला समझते हो ना आप, स्फेयर है, इसके अंदर अगर आपने इंटेंसिटी को मेज़र किया, ठीक है, और वो आ गई आपकी 1/683 वॉट पर, ध्यान से थोड़ा लिखूंगा इसको मैं, 1/683 वॉट पर स्टे रेडियन, यानी पर स्टे रेडियन जो आपका एरिया है उसके अंदर 1/683 वोट की इंटेंसिटी आपको मिले, तो इसका मतलब ये जो है इंटेंसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 कैंडेला। दो तरीके से डिफाइन कर दो, या तो ये बोलो कि भाई सोर्स आपने ये रखा तो 1 स्टे रेडियन जो आपका एरिया होगा, एंगल होगा, उसमें आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, या 1 इतनी एनर्जी पर स्टे रेडियन मिलेगी, तो जो आपकी इंटेंसिटी होगी वो होगी 1 कैंडेला। दोनों तरह से याद रखो। फटाफट लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास कैंडेला के बाद में मोल। तो मोल आपको पता है क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, जैसे मान लो कार्बन 12, कार्बन के अलग अलग प्रारूप होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, ठीक है। तो जैसे C14 वगैरह, तो हम C12 की बात करेंगे तो C12 जो होता है उसके कितने ग्राम के अंदर, C12 के 0.012 ग्राम के, ठीक है, 0.012, सॉरी किलोग्राम, ग्राम नहीं किलोग्राम, केजी की बात कर रहा हूँ मैं। 0.012 केजी के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको हम बोलते हैं मोल्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 मोल। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, केल्विन की हम लोगों ने बात कर ही ली है। एम्पियर क्या होता है ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। इसको थोड़ा सा देख लो कि जब मैं दो वायर जिनके क्रॉस सेक्शनल बिल्कुल नेग्लेजिबल है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये अगर पेन है तो पेन का ये वाला हिस्सा, ये क्या, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो दो वायर जिनका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नेग्लेजिबल है उनको हमने रखा 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। और उनके बीच में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो पर मीटर जो लगने वाला फोर्स है, ध्यान देना, पर मीटर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स अगर 2 × 10⁻⁴ पर मीटर की बात कर रहा हूं मैं, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो, इन दोनों के बीच में पर मीटर लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ हो, 7 न्यूटन हो, जब ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे जाएं, क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, इसका मतलब इनके अंदर बहने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर। बहने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो इस तरह से हमने एम्पियर को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो अगर डाउट्स आपके हों तो इसके बारे में आप मेरे से पूछिएगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।